नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद करने पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जैसे ही केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहले जातीय जनगणना होगी, क्योंकि देश सच्चाई जानना चाहता है और जातीय जनगणना से ही पता चलेगा कि देश के धन का फायदा कौन उठा रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया, तो लगे हाथ यह भी कह दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के लिए पीएम मोदी को पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। अगर 20 सीट हमको मिलते तो मोदी सरकार आपको दिखती नहीं थी। नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की राजनीति चाहिए, मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। ये सब सही लोग हमारे साथ हैं, नकली लोग उधर हैं। प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। दिन बदला, तारीख बदली, शहर और सूबा भी बदल गया, लेकिन राहुल गांधी का निशाना बिल्कुल नहीं बदला। मछली की आंख की तरह राहुल ने पीएम मोदी को टारगेट किया। इल्जाम ये कि मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया और मांग ये कि उन्हें महाराष्ट्र के हर शख्स से माफी मांगनी चाहिए। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। पहला कारण यह हो सकता है, शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, यह मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए, तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का परचम लहराने वाली महाराष्ट्र की सियासी पिच पर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल ने पीएम मोदी के बाद उनकी पार्टी को आड़े हाथ लिया। सत्ताधारी बीजेपी पर घृणा और नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। विधानसभा के चुनावी रण को विचारधारा की लड़ाई घोषित कर दिया। देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी कि विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों, अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें कि लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी और आरएसएस पर नफरत की खेती का इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी ने इस गंभीर मर्ज का इलाज भी बताया। हाथ में संविधान, दिल में हिंदुस्तान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चला। नहीं, मैं अकेला नहीं चला था, लाखों लोग हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे और एक लक्ष्य था जो एक लाइन में हमने कह दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की राजनीति चाहिए, मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए।
आरएसएस और बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने सत्ता और सिस्टम पर पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी का सवाल उठाया। आरएसएस पर जाति जनगणना का विरोध का आरोप लगाया तो लगे हाथ ये मुनादी भी कर दी कि जाति गणना होकर रहेगी, रोक सको तो रोक लो। हमने जाति जनगणना की बात की। हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। अगर 20 सीट हमको मिलते तो मोदी सरकार आपको दिखती नहीं थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपके हाथ में है संविधान को बचाना, संविधान को निकालना, ये आपके हाथ में है। मोदी और आरएसएस ये तो इसको निकालना चाहते हैं, संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये कहा, तुम देखिए, पढ़िए। और मेरे को ताजुब होता है कि महाराष्ट्र की विचारधारा, अरे ये फुले की विचारधारा है, या अंबेडकर की विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है। इसको आप भूल रहे हो और उनको पनपने दे रहे हो महाराष्ट्र में बीजेपी के नाम से। सांगली में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने से पहले राहुल गांधी ने डॉक्टर पतंगराव कदम के स्टैच्यू का अनावरण किया। जनता से रूबरू राहुल ने पतंगराव कदम की गाथा भी सुनाई। कदम जी की याद में हम यहां आए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को दी, विकास का काम किया, शिक्षा का काम किया और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे दिल से पूरी जिंदगी भर वो खड़े रहे। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी, तब भी कदम जी उनके साथ थे। सही शिवसेना हमारे आघाड़ी के साथ है, सही एनसीपी शरद पवार के साथ है। ये सब सही लोग हमारे साथ हैं, नकली लोग उधर है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की कामयाबी से गदगद महाविकास आघाड़ी सूबे में सत्ता परिवर्तन को बेताब दिख रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि गठबंधन चुनाव में सीएम चेहरे के साथ उतरे, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार की राय ये है कि मुख्यमंत्री का फैसला जीत के बाद होना चाहिए। और अब शिवसेना यूबीटी भी बिना चेहरे के मैदान में उतरने को सहमत हो गई। हालांकि राहुल की सभा में शरद पवार तो मौजूद रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे की गैरहाजिरी बता रही है कि मन के किसी कोने में चेहरे की चिंता कायम है। मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा दबाए नहीं दब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात यूपी की सियासत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर यूपी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि सुल्तानपुर की डकैती के अन्य आरोपियों के पैर में गोली मारी गई, लेकिन आज सुबह जिस मंगेश यादव की पुलिस से मुठभेड़ हुई, उसकी जान ले ली गई। क्या यूपी में एनकाउंटर भी जाति देखकर होता है? जाति देखकर गोली मारी जाती, जाति देखकर जान ली जाती। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की मुठभेड़ में मौत के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यही सवाल उछाल दिया। सत्ता पर जाति देखकर जान लेने का इल्जाम लगा दिया। आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा,
लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने सवाल दागा कि जब मुख्य आरोपी सरेंडर कर चुका था तो फिर एनकाउंटर की जरूरत क्या थी। सत्ता पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने आगे लिखा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। अखिलेश यादव ने बिना लाग लपेट एनकाउंटर को नकली बताया तो वर्दी वाले के ईमान पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को भारत ज्वेलर के शोरूम में डकैती हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 1 लाख का फरार आरोपी मंगेश यादव सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन एनकाउंटर और सत्ता की नीयत पर अखिलेश यादव के सवालों और इल्जामों ने यूपी की सियासत को गरमा दिया। विपक्षी पार्टियों ने अखिलेश के सवाल का जवाब मांगा, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो हो नहीं रहा है। घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही हैं। आज भी सुन लिया होगा कि घटनाएं कई घटने महिलाओं के तो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियाँ भी बढ़ रही हैं। इन पे कहीं रुक नहीं रहा है। जो घटनाएं तो रोक नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। देखिए, सुल्तानपुर की बड़ी डकैती थी और उसके मुख्य आरोपी को सरकार और प्रशासन ने बातचीत करके सरेंडर करा दिया। कुछ लोगों को पैर में गोली मार करके नकली इनकाउंटर दिखाने की कोशिश की और एक अपराधी की जाति जानने के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया, उसकी मौत हो गई। हम अपराधियों के पक्ष में हम समाजवादी लोग नहीं हैं, लेकिन अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए, सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैं जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो, सारे नियमों का पालन हुआ हो, सारी औपचारिकताएं हों, तभी किसी का घर गिराना चाहिए। पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाया। गोली पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई किया वो सही किया। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। राहुल और अखिलेश यादव बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी बता रहे हैं और नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व के नारे के साथ एक्टिव हो गई। हालांकि इंडिया गठबंधन की सरकार न तो यूपी में है न ही केंद्र में, लेकिन जब भी जाति जनगणना होगी तो क्या नौकरी, जमीन और संपत्ति के अलावा
क्या यह भी गिना जाएगा कि किस जाति और समुदाय के कितने लोग एनकाउंटर में मारे गए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात हरियाणा की सियासत की, जहां बगावत का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। 24 घंटे के भीतर एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक समेत कुल 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं 2 नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। टिकट कटने से 20 से ज्यादा नेता बागी बन गए हैं। अनाउंस भी कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उठेंगे, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि किस तरह से और कैसे। पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जिन्हें टिकट नहीं मिला वो बागी बन गए। कोई आंसू बहाने लगा, कोई आंख दिखाने लगा, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी देने लगा। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी में बगावत हो गई। रानिया सीट से टिकट नहीं मिलने से भड़के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे दिल्ली से फोन आ रहे, मुझे अभी ऑफर हुआ 5 मिनट पहले कि आपको डबल टिकट दे दें। मैं कहने लगा नहीं, लड़ूंगा तो रानिया लड़ूंगा, नहीं और कोई नहीं लड़ता। मैं आपको ठीक कह रहा हूं, मेरा निर्णय है। एक तो चुनाव लड़ना तय, चुनाव लड़ूंगा और 90% ये मान के चलें कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। दिमाग बना ले अपना। सोनीपत से बीजेपी ने निखिल मदान को उम्मीदवार बनाया तो पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के सब्र का बांध टूट गया। कविता जैन कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने लगी। कविता के आंसू ने उनके पति राजीव जैन को भी बागी बना दिया। दोनों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 2 दिन में उनकी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ तो फिर वो अपनी ताकत दिखा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल 10 दिन उसको हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है। अभी इस साल भी जब उसे छुट्टियां मिली तो उससे पूछा मम्मी मुझे कब आना है, तो मैंने उसको यही कहा बेटा चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 3 दिन पहले आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा कि ये रैली हमें करनी है कि नहीं करनी, तब भी उन्होंने हमें यह संकेत नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से अब तक एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक समेत 20 से ज्यादा नेता बागी हो चुके हैं। 7 ने पार्टी छोड़ दी है तो 3 नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में मची इस भगदड़ से सबसे ज्यादा सुकून जेजेपी को मिला, जो हाल तक बीजेपी के साथ सत्ता में थी, लेकिन गठबंधन से अलग होते ही उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता इधर उधर हो गए। जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहे हैं। आज कल लिस्ट आ चुकी है और बीजेपी की कल लिस्ट आई है, उसमें लगातार अब जो है रेजिग्नेशन का दौर शुरू हो चुका है। जैसे बीजेपी की लिस्ट आई, जैसे पहले हमारे लोग छोड़ करके गए थे, आज दूसरे राजनीतिक दलों में भी उसी तरह की भगदड़ आप देख रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की टिकट आएगी वहां भी यही सिलसिला शुरू होगा। ये तो चुनाव के दौरान चलता रहता है। हालांकि चुनाव के समय नेताओं का नाराज होना कोई नई बात नहीं, बागी होना और इस्तीफा देना भी नई बात नहीं, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी तादाद में नेताओं का बागी होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, खासकर तब जब जमीन पर पहले ही हालात उसके अनुकूल नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।